हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज सेंसस एंड सैम्पल मेथड करने वाले हैं। इस चैप्टर का वेटेज फाइनल एग्जाम में अप्रॉक्स 3 to 4 मार्क्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं कुछ बात करूं, कुछ इससे एमसीक्यू के रिलेटेड पॉइंट्स, तो हमारे कंट्री में जो सबसे पहले जनगणना किया गया था, हमारे कंट्री में जो सबसे पहले जनगणना किया गया था वो किया गया था 1881 को। तो ये एमसीक्यू में 2-3 बार पूछा है कि फर्स्ट सेंसस वाज कंप्लीटेड ऑन, कब हुआ था ये 1881 में। और आने वाले हर 10 साल में एक एक बार सेंसस होता है, जनगणना किया जाता है, सो दैट अपने कंट्री में टोटल पॉपुलेशन को एक बार एस्टिमेट कर लिया जाए। ठीक है, लास्ट जो हमारा सेंसस होने का था वो 2021 में होने का था, बट ड्यू टू कोरोना वगैरह पेंडेमिक के वजह से नहीं हो पाया। फिर 2023-24 के टाइम में बोला गया था, बट फिर हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन वगैरह ये सब की वजह से नहीं हो पाया। तो अभी कुछ साल में हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर वो जो 2031 वाला पीरियड है उसमें होगा। अभी जितना भी रिकॉर्ड हम लोग पढ़ते हैं वो सब लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 का, उस डाटा के अनुसार पढ़ा जाता है। तो 3 पॉइंट इसमें ध्यान देना है। सबसे पहला जो ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में। हर कितने साल में सेंसस करवाया जाता है जनगणना? हर 10 साल में। लास्ट सेंसस होना कितने में था? 2021 में, बट नहीं हो पाया। तो लास्ट सेंसस हम लोग कितने का मानते हैं, कौन सा वाला मानते हैं? 2011 वाला जो लास्ट हुआ है। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि यूनिवर्स किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ये वो यूनिवर्स नहीं है जो ब्रह्मांड वाला यूनिवर्स बोलते हैं ना, वो यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है। वो गैलेक्सी, ये वो यूनिवर्स, इसकी बात हो ही नहीं रही है। स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स का मतलब होता है एक जगह में रहने वाले सब लोग को मिलाकर हम यूनिवर्स बोलते हैं। सपोजिंगली एक जगह में मान लो 1000 लोग रहते हैं, तो उन 1000 लोगों को अगर मैं सबसे ही पूछूंगा कि आप कैसे हो, आपका तबीयत ठीक है कि नहीं, आपका तबीयत ठीक है कि नहीं, आपको डेंगू है कि नहीं, जब मैं उन 1000 लोग से, पूरे लोग से पूछ लूंगा, उसको बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन जो एक जगह में रह रहा है। ठीक है, क्लियर? ये यूनिवर्स ब्रह्मांड वाला यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स मतलब मान लो किसी भी जगह इन्वेस्टिगेशन करने भेजा गया है, तो यूनिवर्स देखा जाता है कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? ओके, ये काम आने वाला है इधर। फिर ये भी है कि गवर्नमेंट का एक सेंसस ऑफ इंडिया का वेबसाइट भी है, जहाँ पे जाकर हम पूरे रूल्स वगैरह देख सकते हैं, क्या क्या डाटा है वो सब के बारे में देख सकते हैं। पॉपुलेशन फाइंडर, सेंसस टेबल, ये सब एक्स्ट्रा काम है, तुम लोग एक बार देख सकते हो ज़रूर सर्च करके। अब इसके बाद आगे आते हैं। देखो ब्रॉडली यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। मतलब डाटा अगर हमें कलेक्ट करना है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करना है, तो उसके कितने मेथड है? उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड का नाम है सेंसस मेथड, पहला मेथड का नाम है सेंसस मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है सैंपल मेथड। पहला मेथड का क्या नाम है? सेंसस मेथड, और दूसरे मेथड का क्या नाम है? सैंपल मेथड। ये मैं नॉर्मल क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं एक बार ऊपर से फिर से बता दूं। सेंसस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बचेली में एक इन्वेस्टिगेटर को भेजा जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि जाओ और पता करो कि बचेली में कितने लोग को डेंगू हुआ है। ठीक है, बचेली में जाओ और पता करो कितने लोग को डेंगू हुआ है। अज्यूम कर लेते हैं बचेली का पॉपुलेशन 30,000, अज्यूम कर लेते हैं बचेली का जो पॉपुलेशन है वो है 30,000। तो पॉपुलेशन जब 30,000 है, और मान लो इसको बोला गया है कि तू आराम से जा, जितना पैसा लगेगा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पूरा बियर करेगा, पैसा सारा तेरा रेम्यूनरेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, तू जितना खर्चा करना है कर, लेकिन सबसे पूछना। तो अगर ये सबसे पूछा, इसके पास टाइम भी सफिशिएंट था, और ये जितने लोग वहाँ रहते हैं 30,000, ये सबसे जब पूछ लिया, इसको बोला जाएगा सेंसस। जब ये सबसे पूछ के डाटा कलेक्ट किया है कि कितने लोग को 30,000 में से कितने लोग को डेंगू हुआ है, इसको बोलेंगे सेंसस। लेकिन मान लो कभी कभार पैसे की कमी होने की वजह से, पैसा भी हमारे पास कम है, टाइम भी हमारे पास कम है, तो इस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है सेकंड तरीका, जो होता है सैंपल। सैंपल में हम क्या करते हैं? हम सबसे नहीं पूछेंगे। बचेली में अगर 30,000 लोग रहते हैं तो हम उन सारे 30,000 लोग से नहीं पूछेंगे। हम क्या करेंगे?
पर्टिकुलर जगह जाएंगे, जैसे मान लो वो नीचे कॉलोनी में गए, वो रेलवे तरफ गए, वो उधर ऊपर हाईटेक कॉलोनी साइड गए, यहाँ इस नीचे साइड का कॉलोनी तरफ गए। तो जब हम लोग अलग अलग जगह जाकर और हर जगह कहीं पे 3 लोग से पूछ रहे हैं, कहीं 10 लोग से, कहीं 15 लोग से, बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं है सबसे पूछने हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना टाइम है ना पैसा है। तो इस केस में हम सबसे नहीं पूछ पाते, हम बस एक अप्रॉक्स फिगर ले लेते हैं कि अच्छा इतने लोग को हुआ है ना, मतलब उसके हिसाब से इतना लोग को हुआ होगा। तो हम लोग एक अप्रॉक्स डाटा लेते हैं, हम लोग सबसे नहीं पूछते, उसको बोलते हैं सैंपल मेथड। और जब हम एक एक बंदे से पूछ रहे हैं उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। क्लियर? अब बताओ दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? दोनों में से क्या लगता है, सेंसस ज़्यादा एक्यूरेट होगा या सैंपल ज़्यादा एक्यूरेट होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, सेंसस ज़्यादा परफेक्ट होगा। सेंसस क्यों 100% एक्यूरेट होगा? बिकॉज हम एक भी बंदे को छोड़ नहीं रहे, हम तो सबसे पूछ रहे हैं, जितना भी उस लोकेलिटी या जितने भी उस यूनिवर्स में रहता है हम उन सबसे पूछ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेंसस। क्लियर है? जबकि सैंपल मेथड उतना एक्यूरेट नहीं रहता। तो देख लो एक बार सेंसस का मीनिंग। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। मतलब एक जगह में रहने वाले लोग अगर 30,000 है तो हम सब पूरे 30,000 से पूछ रहे हैं। पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? उसके बाद अगले पे आते हैं, इसका सूटेबिलिटी कब है? सूटेबिलिटी का मतलब सेंसस कब करना बेटर है, सेंसस को कब करना बेटर है। तो देखो कब बेटर है। पहला, अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा साइज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल बोला गया है कि बचेली में ये जो अंधेरी चौक है, इन लोग का पता करो कि यहाँ पे कितना डेंगू पेशेंट है। या बोला गया बचेली में जो हाईटेक कॉलोनी है, इतने दूर का पता करो कितने लोग को क्या बोलते हैं डेंगू हुआ है। तो जब स्मॉल साइज रहता है तो हमारे पास टाइम भी कम है और हमें बोला भी कम ही कैलकुलेशन करने गया है, तो फिर हम सबसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर लाख, 1.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतना पॉपुलेशन, तो फिर हम कैसे पूछेंगे उनसे? समझे पॉइंट? तो इसलिए स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में बहुत बेटर रहता है सेंसस करना। सेकेंड, सेंसस करना तब बहुत ज़रूरत वाला चीज़ है जब डाइवर्स पॉपुलेशन रह रहा हो। डाइवर्स मतलब मान लो एक जगह में बस यूथ नहीं रह रहा है, बच्चे भी रह रहे हैं, औरतें भी रह रहे हैं, आदमी भी रह रहे हैं, बूढ़े लोग भी रह रहे हैं, सीनियर सिटीज़न भी रह रहे हैं। मतलब जब इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है अपना, तो हम लोग एस्टिमेट थोड़ा ना कर सकते कि अडल्ट लोग को इतना हुआ है तो उसके हिसाब से बच्चे लोग को भी इतना डेंगू हुआ होगा, औरतों को भी इतना हो गया होगा। नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत वाइड, मतलब मान लो अगर ऐसा रहता है कि हाईटेक कॉलोनी में जाने बोलते हैं और वहाँ पे जाकर रहता है ऐसा कि वहाँ पे पूरा का पूरा यूथ रह रहा है और सबके सब मेल है, ऐसा मान लो पूरा यूथ रह रहा है और सबके सब मेल है, तो हम लोग बोल सकते थे अच्छा हाँ यहाँ सैंपल किए हैं ना, तो इसके बेसिस में सही रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जहाँ पे इतना डाइवर्स नेचर के लोग हैं, हर लोग अलग अलग प्रांतों वाले हैं, हर लोग अलग अलग टाइप वाले हैं, तो यहाँ पे हमें सेंसस ही करना चाहिए, हम सैंपल के बेसिस में रिजल्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर? और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जहाँ हमें एक्यूरेसी बिल्कुल हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर तो आप सेंसस ही करो। फालतू सैंपल करोगे एक तो टाइम वेस्ट होगा, अननेसेसरी टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, और उससे रिजल्ट एक्यूरेट भी नहीं मिलेगा, फिर क्या मतलब। तो अगर हमें रिजल्ट एक्यूरेट चाहिए, साइज बहुत स्मॉल है और डाइवर्स नेचर के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि क्या कर लो, सेंसस कर लो। अब ये मेरिट्स आ जाते हैं, इसको ध्यान देना है। मेरिट्स मतलब एडवांटेज। तो कई बार ये पूछा है कि बताओ मेरिट्स क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या सेंसस करने का। तो सबसे पहला एडवांटेज, बस दिमाग लगाना है, फेंका फेंकी वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला, रिलायबल रहेगा, डाटा जो आप कलेक्ट करोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, विश्वास करने योग्य रहेगा। लेस बायस मतलब वो डाटा में कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगा, क्योंकि हम सबसे ही पूछे हैं वो। फिर उसके बाद लिखा है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हमें फर्दर उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल पाएगा। जब हम एक एक बंदे से पूछेंगे तो हमें और भी एक्स्ट्रा डिटेल भी मिल पाएगा। और स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जब वहाँ बहुत सारे अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग एजेस वाले लोग रह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि सेंसस कर लो, तब डाटा सही मिलेगा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। सबसे पहला, ये बहुत नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि अगर कहीं 1 लाख लोग रहते हैं तो हमें पूरा 1 लाख लोग से पूछना है, तो अगेन ये पैसा बहुत लगने वाला है, जाएंगे उधर तक आएंगे, ऐसा वाला पॉइंट। सेकेंड, लार्ज मैन पावर। जब इतने सारे लोग से पूछना है तो एक बंदा तो नहीं कर पाएगा भाई, ये इसमें इतने सारे लोग लगेंगे, उतने लोग को एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, उतने लोग को सैलरी देना पड़ेगा, तो अगेन एक खर्चा। और नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं, ये स्मॉल इन्वेस्टिगेशन के लिए सही है। बट फिर भी हमारे कंट्री में जो जनगणना करना पड़ता है उसमें तो सेंसस ही होता है, सबसे ही पूछना पड़ता है कितना पॉपुलेशन है, क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाता है ना। अब हो गया, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड है अपना सैंपल मेथड। सेंसस हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं सैंपल मेथड। सेंसस का मीनिंग भी याद रखना है, उसके सूटेबिलिटी भी याद रखने हैं, और उसके एटलीस्ट दो एडवांटेज, दो डिसएडवांटेज। क्लियर? अब आते हैं सैंपल मेथड पे। क्या हम लोग सैंपल में पूरा यूनिवर्स से पूछ रहे हैं? नहीं,
द आंसर इज बिग नो। हम लोग सबसे नहीं पूछ रहे हैं, हम बस उनसे पूछ रहे हैं कि एक लोकेलिटी में जा रहे हैं, यहाँ से 10 लोग से, वहाँ से 15 लोग से, यहाँ से 20 लोग से। हम पूरे से नहीं पूछ रहे बिकॉज ना हमारे पास इतना पैसा है ना हमारे पास इतना टाइम है, तो इस वजह से हम सैम्पल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो इसका सुटेबिलिटी, सबसे पहले द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। ऐसा जगह में करो जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो, तो वहाँ पे सैम्पल मेथड कर लो, क्योंकि इतने लोग रह रहे हैं। अब आप सबसे पूछोगे बोलने से, टाइम कॉस्ट इसका भी तो कोई वैल्यू है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए। आपको अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए आप जाइए सेंसस के पास, लेकिन अगर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो फिर आप मत जाइए, आप सैंपल कर लीजिए। फिर व्हेन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर, मतलब वही हाईटेक कॉलोनी में मान लो अगर सबके सब यूथ है और सबके सब मेल है, तो फिर सबसे पूछने की जरूरत नहीं, कुछ लोग से पूछ लो और बाकी का एस्टिमेट निकाल लो। क्लियर? यही हम लोग वो उसके अंदर भी किए थे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल के अंदर। डिस्क्रिप्टिव में कलेक्ट करते थे, इन्फ्रेंशियल के अंदर उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते थे। तो सैंपल मेथड हो गया। इसके देख लो मेरिट्स। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता। ये सस्ता क्यों है? क्योंकि हम सबसे नहीं पूछ रहे, तो हमारा टाइम कॉस्ट ये सब कम लग रहा है, टाइम सेविंग, टाइम बच जाता है इसमें से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ये परफेक्ट है। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर को मैं एक बार समझा दूं, बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, एरर कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। क्योंकि देखो हम सबसे नहीं पूछ रहे हैं, हम एक लोकेलिटी में जाके 10 लोग से ही पूछ रहे हैं, तो अगर कुछ एरर हुआ भी तो हम उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर लेंगे। क्लियर? सब नहीं याद रखना, एटलीस्ट दो डिसएडवांटेज, 2 एडवांटेज ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ देख लो रॉन्ग कंक्लूजन एक बोल सकते हो। डीमेरिट्स, क्योंकि हम लोग जो रिजल्ट मिलेगा ज़रूरी नहीं है वो 100% रिजल्ट सही हो, बिकॉज हमने तो सबसे पूछा ही नहीं, हम तो अपने अनुमान लगाएं। डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, इसका मतलब जैसे मान लो बचेली में 30,000 लोग हैं, अप्रॉक्स 30,000 लोग रह रहे हैं। अब 30,000 लोग में हम किससे पूछेंगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना भाई। अगर हम हाईटेक कॉलोनी जा रहे हैं, वहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं, अब हाईटेक कॉलोनी में हमारा टारगेट है हम तो 20 लोग से पूछेंगे, तो 20 कौन होंगे? बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, अडल्ट होंगे, वो भी तो डिसाइड करना है। तो इसे लिखा है डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। किसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किससे आप रिप्रेजेंट करोगे कि सैंपल ले रहे हैं और उसके बेसिस में सेंसस करोगे। तो ये डाटा भी तो सही होना चाहिए जिसका भी डाटा ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सब हेल्दी लोग का डाटा ले लिया और बाद में बोल रहे हो किसी को तो डेंगू हुआ ही नहीं था, जबकि सब पड़े हुए हैं वहाँ डेंगू वाले। तो ऐसा भी तो नहीं, हमें ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किसका सैंपल ले, सो दैट हमें एक सही जजमेंट निकाल पाए सेंसस के बेसिस पे। ठीक है? डिफिकल्टी इन framing a sample, sometimes the universe may also so diverse that it becomes difficult to frame the sample। करेक्ट बात है, इतने सारे लोग अगर अलग अलग लोग रह रहे हैं, बच्चा भी रह रहा है, बूढ़ा भी रह रहा है, बड़े भी रह रहे हैं, फीमेल भी है, मेल भी है, सबका अलग अलग है भाई। अब उसमें कितना प्रॉब्लम है सैंपल का कि सही रिजल्ट देगा या नहीं देगा, ये वाला पॉइंट। इसलिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज भी लगता है, हर बंदा ये नहीं कर सकता। क्लियर? एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल, एसेंशियल ऑफ अ सैंपल ये भी 1-2 बार पूछा था। एसेंशियल ऑफ सैंपल का मतलब होता है आप जो सैंपल मेथड कर रहे हो, मतलब जिसमें आप सबसे नहीं पूछ रहे हो, आप कुछ लोग से पूछ रहे हो, तो उसके क्या क्या एसेंशियल से क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव ढंग का सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना है, डाटा होमोजीनस होना चाहिए और एडिक्वेसी होना चाहिए, जितना चाहिए सफिशिएंट डाटा मिलना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं चैप्टर का अगला पॉइंट, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। चैप्टर का अगला पॉइंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अभी हम लोग सेंसस नहीं पढ़ रहे, सेंसस का टॉपिक खत्म। सेंसस में क्या होता था, हम सबसे पूछते थे, लेकिन अब उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, बिकॉज वो टाइम बहुत ज़्यादा खपत हो जाता है, उसमें पैसा हमारे ज़्यादा लग जाते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं सैंपल करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। क्लियर? सैंपल करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग में 2 होता है, एक होता है हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एक होता है हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ज़्यादा चांसेस एग्जाम में नॉन रैंडम आने का है, ज़्यादा चांसेस एग्जाम में नॉन रैंडम आने का है। सबसे पहले आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर 2 है, एक लॉटरी मेथड और एक टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इसमें एक और भी है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें एरिया वाइज देखा जाता है कि किसमें क्या पॉइंट है वो सब। देखो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना बायसनेस नहीं लगा रहे हैं, कोई हम लोग यहाँ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं
और रैंडमली जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी सेलेक्ट हो सकता है, 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 मतलब कोई भी रैंडमली सेलेक्ट हो सकता है, सबके पास इक्वल चांस है, फेयर चांस है, उसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। हम बायसनेस नहीं है कि हम तो इसी को ही सेलेक्ट करेंगे, इसी को ही सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं। इसके पास भी इक्वल चांस है, इसके पास भी इक्वल चांस है, इसके पास भी इक्वल चांस है। तो जब सबके पास इक्वल चांस होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर? जब सबके पास इक्वल चांस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, बढ़िया। इसके अंदर पहला मेथड है लॉटरी मेथड। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स तो छोड़ दो, वो नहीं आता एग्जाम में, लॉटरी मेथड समझ लो। लॉटरी मेथड और क्या है? बहुत सिंपल सा, एक ऐसा बाउल जैसा लिया गया होगा, इसमें सबके नाम का डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे से पूछना है कि टीचर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, या बच्चों का मान लो कुछ अज्यूम कर लेते हैं, अपने कोचिंग में मान लेते हैं। कोचिंग में मैं बोला चलो पार्टी करते हैं, कई लोग बोले कि समोसा ला लेते हैं, कई लोग बोले कचौड़ी ला लेते हैं, कई लोग बोले जलेबी ला लेते हैं। तो हम क्या किए, सबका वहाँ पे सब लोग को मैं बोला चलो तुम्हारे पास एक एक ऑप्शन है, तुम लोग लिख लो, जलेबी चाहिए, कचौड़ी चाहिए, समोसा चाहिए, क्या चाहिए वो तुम लोग लिख लो, और लिख के यहाँ पे बाउल में जमा कर देना। तो उन लोग सब लोग के पास इक्वल चांस था। ऐसा तो था नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन का ही सेलेक्ट करूंगा, सबके पास इक्वल चांस है, बिकॉज अगर वो बाउल में सारे चिट्स जाएंगे तो मैं उसमें से कोई सा भी रैंडमली सेलेक्ट करूंगा। तो ये होता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या होता है, स्लिप में लिखा जाता है और उसको बाउल में डाला जाता है, बाउल को ऐसे शेक किया जाता है और उसके बाद रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट किया जाता है, 4-5 लोगों को। क्लियर? इसको बोलते हैं लॉटरी मेथड। तो ये रैंडम सैम्पलिंग में क्यों आया? बिकॉज सबके पास इक्वल चांस है, जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल चांस है कि उनका भी बात सुना जा सकता है। क्लियर? तो लॉटरी मेथड में क्या लिखा है? इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, दीज स्लिप्स आर शफल्ड इन अ बॉक्स, देन impartially some of the slips are drawn to form a sample। ठीक है, जैसे मान लो स्कूल में, मान लो क्लास का कैप्टन बनाना है, टीचर बोले कि देखो तुम लोग सब लोग लिख लो किसको किसको कैप्टन बनाना है, स्लिप आके जमा कर दो। फिर वो शेक किया जाएगा और जो भी उसमें से मेजॉरिटी निकलेगा उसको मिल जाएगा। समझे पॉइंट? मतलब इसमें सबके ही पास इक्वल चांसेस है। प्रोसेस ऑफ लॉटरी नॉट नीडेड, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स नॉट नीडेड। इसको मैं क्लास में वैसे सिखा दूंगा कि टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स को यूज़ कैसे किया जाता है, ये वाले 3 नंबर 2 नंबर, तो उसको मैं क्लास में बताऊंगा। अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नीड नहीं है। अब हम लोग एडवांटेज देख रहे हैं कि ये जो हम लोग रैंडम सैम्पलिंग पढ़े उसके क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई भी हमारा पर्सनल बायस शामिल नहीं रहेगा, बिकॉज यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ आइटम्स है सबको चांस मिल रहा है, इक्वल चांस सेलेक्ट होने का। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांसेस, सबको हम इक्वल चांसेस दे रहे हैं, किसी के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे बायसनेस कि किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं और किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे नहीं हो रहा। यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेशन बाय द सैंपल। ठीक है, बढ़िया। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। बढ़िया। अब इसके कुछ नुकसान की बात किया जाए, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। ये गारंटी नहीं करता कि सबको इक्वल चांस मिलेगा। देखो वहाँ हम लोग बात की इक्वल चांस मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं करता प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जैसे मान लो, एग्जाम्पल मान लो तुम सब लोग बोले थे 20 लोग हैं मान लो कोचिंग में, उसमें से 5 लोग बोले हैं कचौड़ी, उसमें से 6 लोग बोले हैं समोसा, उसमें से 4-5 लोग बोले हैं जलेबी। जब सब लोग ऐसा बोले और शफल करके रखा है, मैं मान लो मैं बोला हूँ मैं बस स्टार्टिंग का 6 ही चिट निकालूंगा, 6 चिट में जो आया वो हम लोग लेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि वो 6 चिट में समोसा आए ना, बस जलेबी और कचौड़ी वाले ही आ जाए, देयर में भी चांसेस। तो इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम गारंटी नहीं कर सकते। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। वो अभी समझ नहीं आया, क्लास में ही समझेंगे। सेकेंड पे आते हैं हैप्पीज़ार्ड सिलेक्शन। ध्यान से सुनना, हैप्पीज़ार्ड एक होता है रैंडम, एक होता है हैप्पीज़ार्ड। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सबके पास इक्वल चांसेस रहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में सबके पास इक्वल चांसेस रहते हैं। हैप्पीज़ार्ड सैम्पलिंग में हम लोग के पास मतलब सबके पास इक्वल चांस हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोला बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना, और मैं कल क्लास में पूछूंगा। अब मैं 2 तरीके से पूछ सकता हूँ। एक तो तुम सब लोग जब क्लास में आ गए बैठ गए तब मैं ऐसे पूछ सकता हूँ तू बता दो, तू बता, तू बता, ऐसे ऐसे करके मैं पूछ लूँ। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं ना यहाँ गेट के सामने खड़े रहूँ, जो पहले 5 लोग आ रहे हैं मैं उन्हीं से पूछ लूँ। बताओ ये हो सकता है कि नहीं? दोनों पॉसिबिलिटी है। या तो मैं जब सब 20 लोग बैठ जाएंगे तब मैं उनमें से किसी 5 लोग से पूछ लूँ, इक्वल चांस सबको दे दूँ,
वो लॉटरी मेथड अप्लाई कर दूं, लॉटरी में जिन भी 5 लोग का नाम मिलेगा उनसे पूछ लूँगा। या सेकंड में ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ गेट में, बाहर वाले गेट में ही मैं खड़े हो जाऊँ और जो 5 लोग पहले आ रहे हैं उनसे पूछ लूँ। अब बताओ, क्या जो सेकंड वाला मेथड में गेट के सामने खड़ा था सबको इक्वल चांस मिला? नहीं। जो बाद में आएंगे उनको कैसे इक्वल चांस मिला? उनको तो मिला ही नहीं इक्वल चांस। तो हैप्पीजार्ड सिलेक्शन में क्या होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। हैप्पीजार्ड सिलेक्शन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। इसको एक और नाम से जाना जाता है द पर्सन इन द स्ट्रीट अप्रोच। मतलब जो दिखा उससे पूछे, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि इससे पूछे नहीं पूछे, जो दिख रहा है उन लोग से पूछ लेना है। तो इसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग, इसी को बोलते हैं हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग। ये एक बुक में डिफरेंस भी दिया हुआ है अपने वीके ओरी और टीआर जैन के बुक में। इज रैंडम सैम्पलिंग एंड हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग द सेम? बताओ, रैंडम सैम्पलिंग हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग सेम है क्या? नहीं। द आंसर इज बिग नो, बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन है, हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जो 5 लोग मेरे को पहले दिख रहे हैं मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जबकि रैंडम सैम्पलिंग में मैं चिट बनाया, पेपर के स्लिप्स बनाया, उनसे निकाला, तो वहाँ पे रूल्स फॉलो हुआ। सेकेंड, रैंडम सैम्पलिंग में यूनिवर्स के सारे आइटम को इक्वल चांस मिलता है स्टैंड करने के लिए। मान लो क्लास में आए, कोचिंग में आकर सब बैठे, उनके बाद में ऐसा रैंडमली चिट निकाला, तो सबके पास ऑप्शन है 5 चिट, जिसका पहले निकला वो बोल देंगे। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग या हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिलता। सबको इक्वल चांस क्यों नहीं मिलता? बिकॉज क्योंकि मैं सबको चांस दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उन्हीं 5 लोग से पूछ रहा हूँ जो पहले आए हैं। समझ आया पॉइंट? ठीक है, तो बस यही 2 इसके डिफरेंस है। अब हम लोग सेकेंड स्टार्ट करते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग क्या बोलता था? सबको इक्वल चांस मिलेगा, यूनिवर्स के जितने आइटम है सबको इक्वल चांस मिलेगा। नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलता है सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या बोलता है? सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा। जैसे इसका एक हो गया हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग, जो अभी हम लोग जस्ट देखे, इसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिलता, नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। देखो, इसमें सबसे पहला जो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर वो है डेलिबरेट, जिसको पर्पसिव भी बोला जाता है, और तीसरा इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोला जाता है। 3 नाम क्या क्या है? डेलिबरेट, पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, अब देखो ये है क्या। पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक अ चॉइस ऑफ सैम्पल इटसेल्फ, make a choice of sample item which in his opinion are the best representation of the universe, which is in his representation are the best representation of the universe। इस पॉइंट का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस पॉइंट का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो लेट्स से, इसका एक एग्जांपल देखो, द रिसर्चर सेलेक्ट पॉपुलेशन हु आर गुड, जो अपने जिनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, जो गुड है वो। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल सुनो, तुम लोग इससे रिलेट कर पाओगे। मान लो स्कूल का प्रिंसिपल को ये पता करना है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल को ये पता करना है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, सही भी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको सही करना है क्या, ऐसा। मान लो कोई टॉपर होगा, कोई बैक बेंचर होगा। ऐसे स्टूडेंट्स मन तो अलग अलग होते हैं, तो 40 के स्ट्रेंथ में कुछ टॉपर है, कुछ बैक बेंचर है, कोई हाई लेवल वाले हैं, कुछ और लोअर लेवल वाले हैं। ऐसे XYZ कैटेगरी में मैं बांट दिया हूँ। अब प्रिंसिपल क्या किया, प्रिंसिपल आया और प्रिंसिपल इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3, मतलब अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर लिया। क्या सबको इक्वल चांस मिला? नहीं। कोई लॉटरी मेथड नहीं किया। प्रिंसिपल बोला तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, ऐसा करके बस बोल दिया और उनसे पूछ रहा है। तो ये इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेलिबरेट या जजमेंट सैम्पलिंग। मतलब बस अपना जजमेंट लगा रहे हैं, ठीक है तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अपना जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए बस। इसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा। तुम लोग ये बोलोगे क्लास में तो सब बैठे थे, उसमें से उठाया। अरे उसमें से तो उठाया, लेकिन क्या उनका लॉटरी बना के उठाया? नहीं, उनके लिए तो स्लिप भी नहीं बनाया वो तो रैंडमली बोला तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं पर्पसिव या डेलिबरेट या जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब उसके बाद अगले पे आते हैं। इसके मेरिट्स वगैरह तो देख लेना तुम लोग, बहुत सिंपल सा मेरिट्स है कि special significance. This method is flexible to allow the inclusion of those items which are of special significance. ठीक है, selection of item can be deliberately turned to the purpose of study. बढ़िया। demerits क्या है? there is a possibility of personal bias। ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल क्या करे पता है, उसको पता हो कि ये बंदा टॉपर है, तो टॉपर को ही बुला के पूछे पूरे क्लास के सामने, देखो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है ना, तो बोलेगा हाँ टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, भाई टॉपर है तो क्या बोलेगा, अच्छा थोड़ा ना पढ़ा रहा है, ऐसे थोड़ा ना बोल सकता है। पॉइंट समझ आया? देयर में भी चांसेस कि वहाँ पर्सनल बायस हो सकता है,
पर्सनल बायस हो सकता है। और जब पर्सनल बायस रहेगा तो क्या रिजल्ट सही आएगा? नो नो नो, रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। और टॉपर तो बोल देगा अच्छा पढ़ा रहा है, इससे टीचर भी मान लेगा अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन बाकी लोग तो जानते हैं ना हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगले पे आते हैं स्ट्रैटिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग। सेकेंड है स्ट्रैटिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड जो शब्द से आया है वो शब्द का नाम है स्ट्रैटा। स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप। स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फॉर ईच स्ट्रैटा। ठीक है, तो हर ग्रुप से कुछ कुछ आइटम सेलेक्ट कर दे। जैसे एग्जांपल देखो, पिछले बार वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, ऐसे कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया था कि इतने टॉपर है, मतलब सब लोग मिले हुए हैं, वो मैं बोल दिया था कि टॉपर, बैक बेंचर, हाई लेवल, लोअर लेवल, अभी उसमें कोई ग्रुप नहीं है, ऐसे ही बस सब लोग बैठे हुए थे, उसमें से प्रिंसिपल उठा के ले गया। जो मेन बाइफर्केशन करने का काम किया जाता है, बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो स्ट्रैटिफाइड में किया जाता है। स्ट्रैटिफाइड शब्द का ही मतलब है ग्रुप, तो इसमें ग्रुप में बांटा गया। मान लो 40 बच्चे में 10 बच्चे टॉपर है, 10 बच्चे बैक बेंचर है, 10 बच्चे थोड़े हाई लेवल वाले हैं, 10 बच्चे थोड़े लो लेवल वाले हैं, तो इनमें से छाटा गया और इनमें से क्या किया गया, दो बच्चों को अलग किया गया। इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से दो, तो टोटल 8 बच्चे को सेलेक्ट किया गया। जबकि वो जो पहले वाले एग्जाम्पल था ना, इसमें तो बच्चे पूरे बैठे हुए थे, उसमें प्रिंसिपल बोला तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, ऐसा करके, तो उसमें वो किसी को भी बुला लिया। इसमें पहले ग्रुप में बांटा गया और उसमें से फिर दो लोग को बुलाया गया। क्लियर? इसके भी देख लो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये देखो एडवांटेज, पहले लिखा है दिस मेथड कवर डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट नेचर या डाइवर्स नेचर, क्योंकि इसमें टॉपर के भी 2 लोग आ रहे हैं, बैक बेंचर के भी 2 लोग, हाई लेवल के भी 2 लोग, लोअर लेवल के भी 2 लोग, तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो रहा है। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। अब ऑफकोर्स सी बात है भाई, टॉपर भी अपना बात बताएगा, लोअर वाला भी बताएगा, हायर वाला भी बताएगा, बैक बेंचर भी बताएगा, तो इसमें हम लोग को अच्छा खासा मीनिंगफुल रिजल्ट मिल जाएगा। दिस मेथड इज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेथड तो तभी कर सकते हैं ना भाई जब पता हो कि कौन टॉपर है, कौन बैक बेंचर है। मेरा पॉइंट समझो। अगर मान लो टीचर को पता ही नहीं है, अगर मान लो टीचर बिल्कुल नया आया है, उसको पता ही नहीं है कि कौन बच्चा टॉपर है, कौन बच्चा बैक बेंचर है, तो क्या वो ग्रुप में बांट पाएगा? नो, द आंसर इज बिग नो। वो तो ग्रुप में बांट ही नहीं सकता। जब वो ग्रुप में बांट ही नहीं पाएगा तो क्या हर नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो गया पहला नुकसान। सेकेंड, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल, उसको फर्दर और डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर पार्ट, मतलब हद है, जो ऑलरेडी बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है, मान लो गिन के बच्चे ही 4 है, उसको भी तुम 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, उसमें से भी एक एक को उठा रहे हो, फिर क्या मतलब पॉइंट समझ रहे हो तुम लोग? मान लो 5-6 बच्चे लोग हैं, अब जब 5-6 बच्चे लोग हैं तो तुम सैंपल ही क्यों कर रहे हो? जब 5-6 बच्चे, हमने तो पढ़ा है ना स्मॉल, जब स्मॉल साइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन फील्ड रहता है तब तुम सेंसस कर लो। तो जब बच्चे ही 5-6 है तो प्रिंसिपल को तो पूरा 5-6 बच्चे से पूछना चाहिए। वो 5-6 बच्चे का भी क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, और उनमें से 1-2 को निकाल रहा है बाहर, फिर क्या मतलब? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, कोई तर्क ही नहीं हुआ इसका। पॉइंट समझ आया? तो जब ऑलरेडी स्मॉल है इन्वेस्टिगेशन तो आप सेंसस कर लो ना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप सबसे पूछ लो, आप उसका भी स्ट्रैटा बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, और फिर उससे पूछ रहे हो, बोलने से लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, अगला है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। ठीक है, बढ़िया। फिर लिखा है every nth item of the numbered item is selected as a sample item। बढ़िया। देखो एग्जाम्पल देखो। मान लो क्या हुआ, तुम्हारे कॉमर्स में आया प्रिंसिपल, तुम सबको ऐसे लाइन से खड़ा कर दिए। तुम्हें ये नहीं देखा गया कि तुम टॉपर हो, बैक बेंचर हो, हायर हो, लोअर हो, ये कुछ नहीं देखा गया, लाइन से तुम सबको खड़ा कर दिया गया। पहले वाले को रैंडमली सेलेक्ट कर दिए कि इधर पहला नंबर मान लो फर्स्ट जो खड़ा था, या सेकंड वाले को बोल दिया ठीक है तेरे से स्टार्ट करते हैं। अब जब उससे स्टार्ट करेंगे तो उसको सेलेक्ट किए, और एक फिर ऑर्डर फॉलो होगा कि हर 2 बच्चा छोड़ के तीसरे बच्चे को लेंगे। तो सेकंड वाले को सेलेक्ट किए, फिर तीसरा बच्चा को छोड़ देंगे, चौथे बच्चे को छोड़ देंगे, 5वें बच्चे को लेंगे, फिर 5वें बच्चे को लेंगे, 6वें 7वें को छोड़ेंगे, 8वें को लेंगे। पॉइंट समझे तुम लोग? इसमें क्या हुआ, ये टॉपर, ऊपर, बैक बेंचर, लोअर लेवल, अपर लेवल, हायर लेवल, ये सब कुछ नहीं बनाया गया। बस बोला गया तुम कॉमर्स क्यों ना लाइन से खड़े हो, तुम साइंस क्यों ना लाइन से खड़े हो। अब उसमें से क्या किया गया, पहले वाले को तो रैंडमली सेलेक्ट करना ही पड़ेगा कि पहला वाला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद एक
फॉलो होगा कि 2 लोग को छोड़ के, 3 लोग को छोड़ के, एक बच्चा को छोड़ के, तो जितने लोग सेलेक्ट होते जा रहे हैं उन लोग से डाटा पूछा जाएगा कि बताओ बच्चे कैसे टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। पॉइंट समझ आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जिसके अंदर पूरा एक पॉपुलेशन बनाया जाता है। फर्स्ट वाला रैंडम होता है, देन सिस्टमेटिकली कोई ऑर्डर फॉलो किया जाता है कि 2 बच्चा छोड़ के, 3 बच्चा छोड़ के, ऐसा। ठीक है, बढ़िया। इसका मेरिट सिंपल मेथड है भाई, कोई दिमाग तो लग नहीं रहा है, ना टॉपर का कोई बाइफरकेट कर रहे हैं, ना लोअर का, ना बैक बेंचर का, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल मेथड है ना। देयर इज़ हार्डली एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस तो और नहीं हो सकता। हाँ, वो बात अलग है कि प्रिंसिपल अपने मर्जी से खड़ा किया है कि तू 3rd नंबर में नहीं, तू 4th में जा, तू 6th में जा, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर प्रिंसिपल अपने मर्जी से खड़ा नहीं किया, बच्चे अपने मन से खड़े हुए हैं, तब तो इसमें भाई कोई पर्सनल बायस हो ही नहीं सकता, नो पर्सनल बायस। ठीक है। डीमेरिट्स, एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड बिकॉज ओनली द फर्स्ट आइटम इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट जो है वो रैंडम सैम्पलिंग से सेलेक्ट हो रहा है, बाकी सबको तो वो एक न्यूमेरिकली फिगर से सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, बढ़िया, उतना कोई टफ नहीं है। अगला हम लोग नॉन रैंडम पे आते हैं, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, अब जो तुम लोग कोटा समझ रहे हो वो कोटे की बात नहीं हो रही यहाँ पे कोटा का मतलब है एक दायरा सेट करना, एक लिमिट सेट करना, उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? कोटा सैम्पलिंग। जैसे एग्जाम्पल देखो, नहीं इन लोग लाली उली लगाएं, इन लोग का नहीं, ये एग्जाम्पल देखो, यही परफेक्ट है। देखो यहाँ एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान देना। मान लो हमें चाहिए एयर होस्टेस, कितने चाहिए? 2। लेकिन जब भी रिक्रूटमेंट निकलता है, जब भी सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, तो तुम्हें पता है वैकेंसी बहुत कम निकलता है और आते बिल्कुल लाखों के रेंज में। तो हमें 2 ही चाहिए थे, लेकिन आए कितने? 12 लोग। ये गर्ल्स लोग हैं, ठीक है। हाँ देखो डायग्राम वगैरह पूरा परफेक्ट बनाया हूँ मैं। टोटल आ गए 12 लड़कियाँ ये एयर होस्टेस के सिलेक्शन के लिए। अब देखो 12 में से हमें कितना सेलेक्ट करना था? 2। हमें कितना सेलेक्ट करना था? 2। तो हमने क्या किया? कोटा लगा दिया। कोटा मतलब लिमिट लगा दिया। हमने बोला कि देखो जो भी सेलेक्ट होगा वो BCA क्वालिफाइड होना चाहिए, वो हाइटेड होना चाहिए, वो स्लिम ट्रिम होना चाहिए। तो ये हमने 3 कोटा लगा दिया। कोटा का मतलब होता है लिमिट लगा देना। अब ये लिमिट में जो क्वालिफाई हुआ उसको हम सेलेक्ट करेंगे, बस ख़त्म। तो 12 में से 2 लोग इस कोटे में फिट हो गए, लिमिट में फिट हो गए, तो इनको हम सेलेक्ट कर लिए। क्लियर है पॉइंट? मान लो तुम्हारा ये भी तुम लोग डाउट बहुत आता है ना, तो मान लो ऐसा डाउट आया 12 में से किसी का हो सकता है 12 में से 5 लोग का ये क्वालिफिकेशन मैच हो गया। हमें कितना चाहिए था? 2। कितने लोग आ गए? 5। तो 5 लोग, ठीक है भाई, कोटा सैम्पलिंग से 5 आ गए, हम लॉटरी मेथड करके 2 को निकाल लेंगे। पॉइंट है ना। 5 लोग का बनाएंगे लॉटरी, 2 लोग का उसमें से निकाल लेंगे, जिनका निकला वो हो गया, बस खत्म। बस ये लास्ट वाला उतना कोई नीड नहीं है। अगला रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा मतलब सैम्पलिंग डाटा का रिलायबिलिटी कैसे करेंगे, उसको विश्वास कैसे करेंगे कि वो सही है या गलत है। या इसका दूसरा कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इट कैन बी एंश्योर्ड दैट द डाटा कलेक्टेड अंडर सैम्पलिंग मेथड इज रिलायबल। ये एंश्योर कैसा किया जाए कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो रिलायबल है। तो सबसे पहला साइज ऑफ द सैंपल। अब सैंपल का साइज देखो, अगर मान लो बचेली जैसे जगह में 30,000 लोग रहते हैं और आप 2 लोग से पूछे हो, तो फिर आप तो क्या ही वाहियात बात कर दिए। 30,000 लोग रहते हैं, आप अगर 30,000 से नहीं पूछ पा रहे थे, आप 10,000 से पूछते, आप 8,000 से पूछते, बेयर मिनिमम पे 7,000 चले जाते। आपने पूछा ही 2-3 लोग से और पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि अच्छा ऐसा 2 लोग का ऐसा लग रहा है, तो उसके हिसाब से इतने लोग का ऐसा होगा। वो तो गलत है ना भाई। तो साइज ऑफ सैंपल देखो कि आपका सैंपल का साइज कैसा है, उसके हिसाब से। सेकेंड, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, आपने कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग अप्लाई किया है। आप अगर सैंपल लगा रहे हो तो आप मेथड भी तो देखो, आपने रैंडम लगाया है, आपने नॉन रैंडम लगाया, आपने हैप्पैसार्ड लगाया, आपने स्ट्रैटिफाइड लगाया है, आपने सिस्टमेटिक लगाया है, आपने कन्वीनियंस लगाया है, तो कौन सा मेथड लगाया गया वो भी देखो। थर्ड, बायसनेस, ये भी देखो कहीं कुछ वो अंदरूनी बायसनेस तो नहीं चल रहा है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं चल रहा है रिकॉर्ड के साथ कि मैनिपुलेट करके कि हाँ हम तो इसी से पूछेंगे, हम किसी ऐसे लोग से नहीं पूछेंगे, हम तो टॉपर से ही पूछेंगे कि बताओ टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो बायसनेस। एंड लास्ट, ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, मतलब आप ये भी देखो एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर कितना ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि नए नवेले को भेज दिए बस और उसका रिजल्ट को विश्वास कर लिए बस, वो तो गलत है। ठीक है, तो ये वाला एक बार स्क्रीन को पॉज करके रीड कर लेना। यहाँ तक हो गया।
देन लास्ट टॉपिक है इसका कंपैरिजन बिटवीन सेंसर्स एंड सैंपल। देखो बुक में ना इसको डिफरेंस बिटवीन में नहीं दिया है, ये ऐसा थियोरिटिकली दिया हुआ है पूरा कि डिफरेंस बताओ ये सब का। तो वो ना डिफरेंस मैं तुम लोग को जैसा लिखवा रहा हूँ वाला पैटर्न याद रखना। कंपैरिजन बिटवीन सेंसर्स एंड सैंपल, 3 कॉलम बनाएंगे, पहला बेसिस, दूसरा सेंसस, तीसरा सैंपल। बेसिस के अंदर लिखेंगे कवरेज। बताओ सेंसस या सैंपल किस में हम लोग लार्ज एरिया कवर कर पाएंगे? सेंसस में हम लोग लार्ज पॉपुलेशन कवर कर पाएंगे ना, जितने लोग हैं सबसे पूछ पाएंगे। हालांकि कॉस्टली तो है लेकिन हम इसमें ज़्यादा लोग से पूछ पाएंगे, जबकि सैंपल में हम स्मॉल पॉपुलेशन को ही कवर कर पाएंगे। क्लियर? सेकंड, सूटेबिलिटी क्या है? सेंसस कब करना चाहिए? जब कम पॉपुलेशन हो तब करना चाहिए। हम यहाँ ना अपनी तरीके से बात कर रहे हैं। कवरेज में तो हम बात किए कि ज़्यादा कहाँ हो पाएगा, कम कहाँ हो पाएगा, लेकिन सेकंड नंबर पे हम लोग सूटेबिलिटी में बात कर रहे हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है तब आप सेंसस करिए, और अगर आपका पॉपुलेशन लार्ज है तो आप सैंपल करिए। ठीक है? एक्यूरेसी मतलब सटीकता, कि किसमें आपको बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलेगा। आपको सेंसस में बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, बिकॉज आप 100% यूनिवर्स के हर आइटम से आप पूछ रहे हो, ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स, तो आपका सही डाटा मिलेगा, जबकि सैंपल में लेस एक्यूरेट। उसके बाद कॉस्ट की अगर बात करें तो सेंसस मेथड आपको महंगा पड़ेगा, बिकॉज आप सबसे पूछ रहे हो तो आपका टाइम ज़्यादा, आपका कॉस्ट ज़्यादा, आपका एफर्ट्स ज़्यादा। जबकि अगर ये सैंपल मेथड की बात करें तो वो इकोनॉमिकल पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। 5th पॉइंट टाइम, तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपका सेंसस मेथड, और वो आपके में लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्लियर? यही वाले बुक में ऐसा करके दिया हुआ है ये पूरा ऐसा, जबकि इसको इतना ओवर करके नहीं पढ़ना है, इतना कुछ है नहीं, उसको नॉर्मल जैसे मैं लिखवाया हूँ इस पैटर्न पे वैसे ही लिख लेना। क्लियर? ठीक। अब इसके बाद ये जो है ये बहुत रेयर है, मतलब नहीं के बराबर ही। एक सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल एरर 2 तरीके के होते हैं, एक सैम्पलिंग एरर और एक नॉन सैम्पलिंग एरर, वो अप्रॉक्सीमेशन वाला। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। इस चैप्टर का पूरा हम लोग रिविजन कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैं गो थ्रू भी करवा दिया। होप सो सबको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। जिस भी पॉइंट में डाउट हो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा। थैंक यू।